हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार करने जा रहे हैं और उसमें भी पहला चैप्टर हमारा जो है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि जो लोग बड़ा ही डिटेल्ड पढ़ते हैं और हर चीज़ का नोट्स बनाते हैं उनके लिए आई थिंक ये क्लास नहीं होगी। आपको इस क्लास से पूरा चैप्टर याद तो हो जाएगा, पर अगर आप चाहो कि मैं उतना ज़्यादा लिखूंगा तो बिल्कुल मैं नहीं लिखता हूँ। मेरा ये ट्राई रहेगा कि आपको सब कुछ याद ही करवा दूँ, ठीक है। तो लिख अगर चाहें तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो इतना नहीं फ़िलहाल लिखूँगा। मैं जो आपको बताऊँगा उसे आपको ध्यान से सुनना है, पूरा चैप्टर आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि शैक्षिक मापन या मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, या शैक्षिक मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसे किस तरीके से उत्तर समझाना है। आप एक बात लिखेंगे, आप लिखेंगे भैया कि प्राचीन काल में या प्राचीन समय में स्कूलों में क्या होती थी। प्राचीन समय में स्कूलों पे समय समय पे परीक्षाएं होती थीं, जिससे बालक का ज्ञान का जो स्तर होता है वो पता कर लेता था। टीचर क्या पता कर लेता था? बालक के ज्ञान का स्तर। जब बीच बीच में टेस्ट वगैरह जैसे अभी भी होते थे तो बच्चे का ज्ञान का स्तर पता चल जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ महसूस की कि उन प्राचीन परीक्षाएं जब होती थी भैया, उन प्राचीन परीक्षाओं में बच्चे का हमें केवल ज्ञान का स्तर पता चलता था, लेकिन उसका किसी तरीके का व्यक्तित्व या व्यवहार परिवर्तन नहीं पता चलता है। क्या नहीं पता चलता है? व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार के बारे में पता नहीं इतना चल पाता है। सिर्फ ज्ञानात्मक विकास उसका पता चलता है कितना हुआ। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक तरीके से ये दोष ही तो है कि ज्ञान का पता चल रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ये चीज़ हम लोग इतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को। तो ये एक दोष था और इसी दोष को दूर करने के लिए एक व्यक्ति जिनका नाम हमको मिलता है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के भैया? आप बोलोगे भैया कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम मिलता है जे.एम. राइस। क्या मिलता है? जे.एम. राइस। और ये जे.एम. राइस हैं जिन्होंने एक नई पद्धति को जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन पद्धति, ठीक है। तो इन्होंने मूल्यांकन और मापन पद्धति द्वारा सोचा कि इन दोषों को हम दूर कर सकते हैं, और फिर किसका जन्म होता है? इस पद्धति का जन्म होता है। यहाँ तक बात अच्छा समझ में आई। फिर जब इसके द्वारा हम लोगों ने जांच की भैया मूल्यांकन और मापन पद्धति द्वारा, तो हमें क्या पता चला? इससे किसी बालक के ज्ञानार्जन भी पता चलता है, उसके व्यवहारिकता का भी ज्ञान होता है, उसके व्यवहारिकता का भी ज्ञान हुआ। इसके द्वारा हम लोगों का उसका भैया नैतिक गुणों का भी ज्ञान होता है कि उसके नैतिक गुण क्या हैं। और साथ ही साथ अगर हम विकास की बात करें तो कौन कौन से विकास भैया? आप बोलोगे एक तो भावात्मक विकास, ठीक है, संकल्पनात्मक, साथ ही साथ भैया और देख लो तो संज्ञानात्मक। इन सारे विकास के बारे में भी हमें जानकारी इससे मिली। तो आपको बस इतना सा लिखना है जितना मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में होने वाली परीक्षाओं से बालक के ज्ञान का विकास तो पता चलता था, लेकिन व्यवहार का विकास पता नहीं चलता था। तो इस दोष को दूर करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक जे.एम. राइस ने एक पद्धति का जन्म दिया जिसे शैक्षिक मानक या मूल्यांकन कहा जाता है। इसके द्वारा बालक के ज्ञानार्जन, व्यवहारिकता एवं नैतिक गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही साथ बालक के भावात्मक, संकल्पनात्मक एवं संज्ञात्मक विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। आई थिंक ये बात आपने जितनी मैंने लिखी है स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरीके से लिखना है, लेकिन याद मेरी तरह करना है जैसे पूरा बोल के मैंने तुम्हें बताया। आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन क्लियर माना जाए। आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बोलेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ये तो सेम क्वेश्चन है, इसमें इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। शैक्षिक मापन से क्या अभिप्राय है? स्पेसिफिक आपसे पूछा कि मापन जो है वर्ड, ये जो मापन वर्ड है, पहले तो तुम इसको डिस्क्राइब करो थोड़ा सा उसे। आप बोलोगे भैया मापन, अगर हमसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कि मापन से क्या आप समझते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मापन जो है, मापन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि क्रिया के संबंध में जितने भी पक्ष होते हैं, उनके संबंध में जितने भी उसके एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, उनका संकलन किया जाना।
कि कोई चीज़ कितने ग्राम है, कोई कितने उम्र का है। एक मूल्य वाली वैल्यू हमें चाहिए, एक परिणाम हमें चाहिए जो संख्यात्मक होना चाहिए, वही मापन कहलाता है। तो हम बोलेंगे भैया ये वाली जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ये मैं पूरी लिख दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ याद ही कर लेनी है कि क्रिया में, क्योंकि अति लघुत्तरी में आपको यही डेफिनेशन लिखनी होती है मापन की। आप लिखेंगे क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में एविडेंसेस यानी साक्ष्यों का संकलन किया जाता है, साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। ये लाइन पूरी लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप बोलेंगे भैया कि मापन, और अगर आपसे कोई और पूछता है कि बताओ अच्छा दूसरी कोई डेफिनेशन बताओ, तो आप लिखोगे भैया इसी मापन के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की, या तो हम उपलब्धि की बात करें, किसी वस्तु की उपलब्धि का जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है, जिसे हमने किसी भी उपकरण द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा मापा हो, वही हमारा मापन कहलाता है। किसी वस्तु या उपलब्धि का जो संख्यात्मक मान होता है उसे हम लोग भैया क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। अब चूंकि भैया मापन जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, दिमाग लगाओ। आप बताओ, अगर किसी चीज़ का आप संख्यात्मक मान दे रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ का परिणाम बता दे रहे हो, आप उस चीज़ का परिणाम बता दे रहे हो। अगर नंबर वाइज है, अदरवाइज अगर तौल के बता रहे हो तो परिमाण बता दे रहे हो। तो परिणाम या परिमाण का हमें किससे पता चल रहा है, जल्दी से आप एक बार बोलिएगा। आप बोलेंगे भैया परिणाम या परिमाण का पता हमें मापन के द्वारा चलता है। इसी कारण से हम मापन को कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बोलोगे कि मापन जो होती है वो एक परिमाणीकरण क्रिया है, परिमाणीकरण प्रक्रिया है। तो सिंपल सा आपको याद रखने हैं ये इतनी सी डेफिनेशन शैक्षिक मापन से अभिप्राय अगर पूछा जाता है। शिक्षा स्तर का मापन जो किया जाता है वो शैक्षिक मापन ही कहलाएगा। इसमें क्या याद रखेंगे, क्रिया के विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। उपलब्धि का संख्यात्मक मान प्राप्त करना ही मापन कहलाता है। इसके द्वारा हमें परिमाण या परिणाम की प्राप्ति होती है। इस कारण इसे एक परिमाणीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। याद रखेंगे, हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फास्ट भाई मेरे। अगला आपसे पूछा गया है कि मापन के तत्व एवं अंग बताइए। मापन के कौन कौन से तत्व हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आपसे उदाहरण में आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको उदाहरण ऑलरेडी दे रखे होते हैं। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि कुछ उदाहरण से यदि स्पष्ट कीजिए, तो आप उदाहरण में लिखेंगे कि रमेश की उम्र 22 वर्ष है, रमेश की जो आयु है वो 22 वर्ष है, तो ये 22 वर्ष जो है एक मापन है। आप बोलेंगे कि सुरेखा की जो बुद्धि लब्धि यानी जो IQ है, बुद्धि लब्धि जो है 140 है, तो ये 140 बुद्धि लब्धि भी हमें क्या दिखाएगा, एक नंबर को दिखा रहा है। आप यहीं बोल सकते हो कि सुभी के गणित में 90% अंक हैं, 90% अंक हैं। तो भैया 90% अंक भी हमें क्या दिखा रहा है, एक संख्यात्मक परिणाम दिखा रहा है। तो ये मापन के उदाहरण हो जाएंगे अगर कोई पूछता है। अदरवाइज नहीं पूछे गए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। मापन के तत्व या अंग आपसे पूछे जाएँ तो आप क्या बोलोगे। यार एक बात बताओ, मापन के देखो बड़े आराम से याद करवाऊंगा इनमें, तत्व या फिर अंग। तो याद रखिएगा मापन के तत्व या तो अंग की बात करता है तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला कौन सा होता है, पहला तो ये होता है कि वह वस्तु व्यक्ति या प्राणी, वह वस्तु व्यक्ति या प्राणी या क्रिया, अथवा क्रिया कर दो यहाँ पे, क्योंकि प्राणी और व्यक्ति तो लगभग एक ही हो गया, अथवा क्रिया जिसका मापन होता है, जिसका मापन
दूसरे नंबर पर समझिएगा, देखो पहला तो हो गया वह वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया जिसका मापन होना है। जैसे आपका मापन होना है तो आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी। अच्छा, आपका मापन करने के लिए हम कोई विधि का प्रयोग करेंगे तो भैया दूसरे नंबर पे हम यही याद रखेंगे कि उसमें प्रयुक्त होने वाली विधि या उपकरण, विधि या उपकरण। अब सपोज करो आपका मापन होना था तो एक तो पहले नंबर पे तो प्रायोरिटी आपकी कि आप होने चाहिए। एक बात समझ में आई, पहला तो देखो याद हो गया कि भैया हाँ जब मेरा मापन होना तो हमें तो ज़रूरी है, हमें तो होना वहाँ पे ज़रूरी है। दूसरा, मेरा मापन करेगा किससे? अगर मैं नंबर देने हैं तो फिर वो हो सकता है, अगर मेरा OMR शीट है तो कंप्यूटर से चेक करेगा, तो वो उपकरण चाहिए होगा, वो विधि चाहिए होगी। बुद्धि लब्धि नापनी है तो उसे मेरा टेस्ट लेना पड़ेगा, तब वो मेरा IQ समझ पाएगा। तो कुल मिलाकर के दूसरे नंबर पे हमें वो विधि और उपकरण चाहिए होता। अच्छा, अगर आप बताओ यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऐसा कौन सा है जो अभी भी मिस है? एक तो जांच करने वाला होना चाहिए। वो देखो कहीं दिख रहा है अभी तुम्हें? नहीं दिख रहा ना भाई। देखो तुम तो जांच अपनी करवा रहे हो तो तुम तो आ चुके हो, वो विधि भी आ गई, उपकरण भी आ गया, लेकिन इस उपकरण को चलाने वाला, इस विधि को प्रयोग करने वाला, यानी हम बोल सकते हैं कि जो मापन करता है, कौन? जो मापन करता है, अर्थात जो माप को करने वाला है या मापन करने वाला व्यक्ति जो है, मापन करने वाला जो है वो भी तो ज़रूरत पड़ेगा। अगर यही नहीं है तो फिर ये उपकरण चलाएगा कौन? एक्सरे निकालना है तो एक्सरे चलाने वाला अगर वो व्यक्ति नहीं है वहाँ पे, कंपाउंडर या डॉक्टर, तो फिर उस समय कौन वहाँ पे आपका एक्सरे निकालेगा ना। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए कि पहले नंबर पे तो वो व्यक्ति, वस्तु या क्रिया जिसका मापन होना है, दूसरे नंबर पे प्रयुक्त विधि या उपकरण जिसके द्वारा मापन होना है, और फिर मापन करता जो मापन करने वाला है। ये 3 प्रमुख तत्व या अंग होते हैं मापन के। आई होप आपको ये तीनों के तीनों याद हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इसी तरीके से 3 पॉइंट आपको लिख के छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट वन में याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है मापन के प्रकार बताइए। मापन के अंग और तत्व तो अलग हैं, मापन के प्रकार अलग हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम ही है। वो भी 3 थे और ये भी भैया 3 ही हैं। नंबर 1 पे हमारा कौन सा है? निरपेक्ष मापन। मापन आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 पे हमारा सामान्यीकृत मापन। नंबर 3 पे है इप्सेटू मापन। इप्सेटू क्या है भैया? इप्सेटू, इप से, अगर ना कोई समझ पा रहा हो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इप्सेटू मापन, ठीक है। अब हम लोग भैया ये आपको 3 ही सिर्फ नाम लिख देने हैं कि निरपेक्ष मापन, सामान्यकृत मापन और इप्सेटू मापन। 3 प्रकार के होते हैं मापन। अब यहाँ पे जब आपसे अगर पूछे कि बताओ व्हाट इज़ निरपेक्ष मापन, निरपेक्ष मापन क्या है, तब आप बोलोगे कि भैया निरपेक्ष अब जैसे देखना, निरपेक्ष मापन मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक चित्र बनाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से, बीच में इसके 0 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा +1, +2, +3, यहाँ पे लिखूंगा -1, -2, -3। ये पूरी डेफिनेशन इसी से बनेगी, बड़े ध्यान से सुनना। आपसे कोई पूछता है कि बताओ भैया जो निरपेक्ष मापन होता है वो मापन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे भैया कि जिस मापन का, ये एक मापन है तो हम बोल रहे हैं कि भैया जिस मापन का जो परम ताप है, या जो परम ताप है, जो परम शून्य बोल सकते हो, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति होती है, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति होती है, परम शून्य की स्थिति संभव होनी चाहिए। इस मापन में परम शून्य की स्थिति जो है वो संभव है कि कोई चीज़ शून्य पे भी आके टिक सकती है, +1 पे भी रुक सकती है, +2 पे भी रुक सकती है, -1 पे भी रुक सकती है, -2 पे भी रुक सकती है। तो आप बोलोगे भैया कि जिस मापन में परम शून्य की स्थिति संभव हो, यानी हम बोलेंगे कि शून्य से अधिक होने पर धनात्मक और शून्य से कम होने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऐसे मापन को हम बोलते हैं निरपेक्ष मापन। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष मापन। डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसे मापन जिन मापन में परम शून्य की स्थिति संभव होती है, शून्य से अधिक होने पर धनात्मक
मान तथा शून्य से कम होने पर ऋणात्मक मान की प्राप्ति होती है, इन मापन को हम निरपेक्ष मापन कहते हैं। अगर आपसे कोई बोले भैया कि बताओ व्हाट इज़ अ उदाहरण ऑफ निरपेक्ष मापन, आप बोलोगे भैया बड़ा सरल सा है, जो मौसम की जानकारी होती है, टेम्परेचर की। कौन सी जानकारी भाई? मौसम जानकारी होती है, सर्दी गर्मी। तो आप बोलते हैं सर्दी में टेम्परेचर कभी नेगेटिव में बोल दे, कहीं कहीं कि -5 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस, +2 डिग्री सेल्सियस, +43 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके के जो टेम्परेचर आप सुनते हैं, इनके भैया क्या होता है, इनका परम शून्य मान तो आपको पता होता, बोलते भैया 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो परम शून्य इसका मान होना संभव है, 0 भी हो सकता है इसका मान। तो ऐसे जितने भी मापन है जिसका एक मान 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी जाता है और नेगेटिव भी जाता है, ऐसे मापन निरपेक्ष मापन कहलाते हैं। याद रखेंगे, आई होप पूरी अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि निरपेक्ष मापन क्या होते हैं। अगले नंबर पे मेरे भाई आ जाएंगे, अब हम बात करेंगे सामान्यीकृत मापन की। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये सामान्यीकृत मतलब एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। सामान्यीकृत मापन से आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें प्राप्तांक एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इसमें जो प्राप्तांक हैं वह एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते हैं। भैया उदाहरण के लिए अगर जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा एक स्कूल है और एक स्कूल में विजय नाम का एक लड़का पढ़ता है और इसका विज्ञान का टेस्ट हुआ। बड़े ध्यान से सुनना, भी पूरी की पूरी आपको इस समझ में आ जाएगी बात। इसका विज्ञान का टेस्ट हुआ, विज्ञान में इसके नंबर आए हैं 0। नंबर कितने आए भाई के? 0 अंक प्राप्त हुए इसको। तो अब अगर हम इस सामान्यीकृत मापन की दृष्टि से देखेंगे तो इन दोनों का आपस में 0 नंबर का और विज्ञान विषय का आपस में कोई भी एक दूसरे का प्रभावित संबंध नहीं दिखाना है। अगर हम बात करते हैं सामान्यीकृत मापन की, बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं सामान्यीकृत मापन की तो उसके अकॉर्डिंग विजय के विज्ञान विषय और इस 0 अंक का आपस में कोई भी प्रभावित संबंध नहीं दिखाना होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इसमें आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको उत्तर ये देना है कि इस 0 का अर्थ यह नहीं है कि विज्ञान में विजय का ज्ञान 0 है। ये बात बिल्कुल आपको नहीं बोलनी है। अगर सामान्यीकृत मापन का उदाहरण दे रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि अगर विजय का विज्ञान में 0 अंक प्राप्त है तो इसका अर्थ यह है कि विज्ञान में विजय का ज्ञान 0 है। अगर आपने बोल दिया कि हाँ, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि सामान्यीकृत मापन में तो एक दूसरे से प्रभावित ही नहीं होते हैं प्राप्तांकों के हिसाब से। इसका अर्थ आप बताएंगे कि भैया इसका अर्थ यह है कि विज्ञान के 0 अंक इसलिए आए हैं विजय के, क्योंकि जो प्रश्न दिए गए थे वह करने में मेरे भाई जो विजय था वो असफल रहा, मतलब आप इस सेंस में इस बात को बोलेंगे कि जो प्रश्न दिए थे सिर्फ वही विजय को नहीं आते हैं, बाकी विज्ञान विजय को आता है। आई होप तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी उदाहरण सहित कि आपका अर्थ क्या स्पष्ट होता है कि इसमें प्राप्तांक जो प्राप्तांक हैं वह एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। यानी स्कूल में विजय को विज्ञान में 0 अंक प्राप्त हुए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 0 ज्ञान है विजय में विज्ञान का विजय को। इसका अर्थ ये है कि विजय को जो विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं उनको करने में वह असफल रहा। बात समझ में आ गई एकदम अच्छी तरीके से। आगे बढ़ें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बोलो। लास्ट बचा है हमारा, जिसे हम बोलेंगे इप्सेटू मापन। क्या बोलेंगे भाई? इसे हम बोलेंगे इप्सेटू मापन। अच्छा, कोई आपसे पूछे इप्सेटू मापन क्या है, आप लिखोगे भैया कि बहुत प्रकार के उपकरण और विधियों द्वारा मापन किए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक इप्सेटू मापन भी है। लेकिन इसमें ये चीज़ आपको खुद लिख लेनी है आगे कि बहुत प्रकार से उपकरण और विधियों से मापन किए जाते हैं, उन्हीं में से एक इप्सेटू मापन भी होता है। ये तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्या है इसको ध्यान से देखना। आप बोलोगे भैया कि ये जो मापन होता है तो इस मापन में जो बालक या छात्र होता है वो उसके हाथ बंधे होते हैं, यानी उसका जो पास होता है वो बाध्य चयन होता है। उसके पास बाध्य चयन होता है, मतलब उसे कुछ करना है तो वो करना ही है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है उसके बाद, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें उसको एक बोल सकते हैं आप, जैसे पैराग्राफ आपने देखा उसको ABCD करके रीऑर्डर किया जाता है, देखा है।
उसी प्रकार से इसमें भी छात्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर पूछा जाए कि इप्सेटू नाम किसने दिया या इप्सेटू मापन इसे किसने कहा, तो याद रखिएगा एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कैटिल। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इप्सेटू मापन की शुरुआत कैटिल के द्वारा हो रही है, तो ये नाम याद रखिएगा। आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इप्सेटू मापन में होता क्या है। उदाहरण अब इसका समझते हैं। आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि छात्र किस मापन में बाध्य होता है। तो आप लिखोगे इप्सेटू मापन में छात्र या बालक जो होता है वो बाध्य चयन होता है, उसके पास उसे चयन जो करना है उसमें वो बाध्य है। इसमें क्या होता है, छात्र को प्रथम नंबर पे प्रश्न पूछा जाएगा, छात्र से कोई प्रश्न पूछा जाएगा और छात्र को उसे क्या करना है, उन प्रश्नों को 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से वरीयता देनी है। क्या देनी है, वरीयता में लिखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप अपने अकॉर्डिंग कि पहले नंबर पे ये पूछना चाहिए था, फिर ये पूछना चाहिए था, फिर ये पूछना, ऐसा नहीं होता। जब किसी ने आपसे मिला तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा कि और कैसे हो, पहले पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल लो ना, तो नाम क्या है। तो पहले नंबर पे शिक्षक ने दिया क्वेश्चन तो आपको पता पहले नंबर पे हमें पूछना चाहिए था कि नाम क्या है, फिर पूछना चाहिए था कि कैसे हो, फिर पूछना चाहिए क्या कर रहे हो। इस तरीके से चीज़ें होती हैं ना, तो यही चीज़ों को वरीयता से सेट किया जाता है। आई थिंक यहाँ तक तुम्हें बात ये समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं भैया, ये तो वरीयता से सेट करते हैं, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, इसको वरीयता से सेट करेंगे। इसमें छात्रों का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे कि छात्रों का मध्यमान और स्टैंडर्ड डेविएशन किस में बराबर होता है। तो आप बोलोगे कि छात्रों का मध्यमान यानी m, मीन तथा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान लगभग बराबर होता है। चाहो तो आप यहाँ लगभग भी मत लगाओ, ऐसे लिख दो बराबर होता है तब भी सही है। इसमें जो बालक होते हैं उन सभी बालकों का देखा जाए तो जो उनका मीन वैल्यू होती है या जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ज्ञान का, वो लगभग बराबर ही होगा सबके लिए, सबका मान बराबर होता है। आप सिंपल सा इतना भी याद रख सकते हो। तो इनसेप्टिव मापन में क्या लिखोगे कि बहुत से उपकरण और विधियों द्वारा मापन किया जाता है, जिसमें से ये भी एक है। इसमें बालक छात्र जो होता है उसके पास बाध्य चयन होता है। खत्म ये डेफिनेशन, ठीक। फिर कैटल के अकॉर्डिंग इसे सेप्टिव मापन कहा गया। ये देखो डेफिनेशन हो गई अच्छी सी एक। फिर आप लिखोगे उदाहरण के लिए, अगर किसी बालक से प्रश्न पूछा जाता है तो उसे 1, 2, 3, 4 की वरीयता में लिखना होता है। इसमें सभी छात्रों का मध्यमान और मानक विचलन बराबर होता है। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सामान्यकृत में मैंने क्या बताया कि प्राप्तांक एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करते। इसके पहले हम लोगों ने भैया कौन सा पढ़ा था, निरपेक्ष मान, जिसमें परम मान शून्य हो सकता है, वो संभव होता है कि 0 भी हो सकता है, ऊपर जाने पर धनात्मक नीचे जाने पर ऋणात्मक होता है। मापन का कैसी प्रक्रिया होती है, परिमाणीकरणीय प्रक्रिया होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात पीछे कर चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूरे चैप्टर का निचोड़ है, बेहतरीन लेवल के सारे क्वेश्चन हैं, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलिए यहाँ पूछा जाए कि शैक्षिक मापन के स्तर बताइए। शैक्षिक मापन के कुल 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। पहले स्तर की बात करेंगे, फिर दूसरे स्तर की बात करेंगे, फिर तीसरे स्तर की बात करेंगे, देन आफ्टर इट हम चौथे स्तर की बात करते हैं। चलिए भाई बताइए जरा, पहला स्तर इसका होता है शाब्दिक या नामित स्तर। शाब्दिक या इसी को बोलते हैं नामित स्तर। तो पहला हो जाएगा शाब्दिक या नामित स्तर। शब्द या नाम मिला, फिर हमने इसको क्रम से लिखाया, तो दूसरा हो जाएगा हमारा क्रमित स्तर। ये याद करने के लिए है, अगर आप ऐसा याद करना चाहो कि पहले शब्द या नाम हमें मिला तो हमने उसको फिर क्रम में रखा। जब क्रम में रखेंगे तो आपने देखा कि ऐसा रखा, फिर वर्ग अंतराल होता है, फिर वर्ग अंतराल, फिर वर्ग अंतराल, बीच में अंतराल होते हैं, थोड़े थोड़े छोटी छोटी जगह छोड़ते हैं। तो इसके लिए तीसरा हम याद रख सकते हैं कि हमारा होता है अंतराल स्तर। अंतराल स्तर। और जब हम सबको अंतराल में रखेंगे तो एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, चाहो तो दोनों के बीच में अनुपात लगा देती है, अनुपात में चीज़ें हो जाएंगी। कोई चीज़ अनुपात में होती है तो 1/2, तो 1:2 भी तो होता है ये चीज़, तो बटे में ही तो लिखते हैं। पहले वाले से दूसरे वाले का हम क्या करते चले आ रहे हैं, स्तर अंतराल रख के, यानी अनुपात करते आ रहे हैं। तो आखिरी याद रखने के लिए इस तरीके हम याद रख सकते हैं अनुपात स्तर।
तो सबसे पहले हमें शब्द या नाम मिलेगा, फिर हम उसे क्रम में रखेंगे, फिर हम उसके बीच में अंतराल देखेंगे। अंतराल अगर होता है किसी के बीच में, जैसे 1/2, ये बीच का जो अंतराल है ये इनको क्या क्या कर रहा है, 1:2 में बांट रहा, तो अनुपात हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा अनुपात स्तर। आई होप आपको ये 4 के 4 अभी याद हो गए होंगे तुरंत। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में याद कर लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसे याद करना आपके लिए सबसे सिंपल सी प्रक्रिया है। इसका एक रीज़न भी है, ऐसा क्यों। त्रिमुखी प्रक्रिया अगर आपको याद होगा, सेकंड सेमेस्टर में जो एडम्स थे वो द्विमुखी प्रक्रिया बोलते थे शिक्षा को, और जो जॉन डीवी थे वो त्रिमुखी प्रक्रिया बोलते थे। और जॉन डीवी भाई पीछे पड़ चुके हैं शैक्षिक मूल्यांकन या शिक्षा शब्द के, ये हमेशा त्रिमुखी प्रक्रिया ही चीज़ों को बोलते हैं। और यहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा वही सेशन चेंज सा हो रहा है और घूम रहा है माइंड में सेकंड सेमेस्टर वाले जैसा। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बोला था पहले भैया उस वाले में, आप बोलोगे भैया वो तो जॉन डीवी ने बोला था। तो भैया इसमें भी याद रखिएगा कि जॉन डीवी ने ही बोला है त्रिमुखी प्रक्रिया शैक्षिक मूल्यांकन को। जॉन डीवी के हिसाब से जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, लेकिन याद रखिएगा उसमें चीज़ें अलग थी, इसमें चीज़ें अलग हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया है यानी 3 अंग होंगे कुल, और तीनों अंग के बारे में हम आपको समझा देते हैं भाई। पहले नंबर पे देखिएगा, पहले नंबर पे होना चाहिए शैक्षिक या शिक्षण उद्देश्य। पहले नंबर पे है शिक्षण उद्देश्य। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो अधिगम अनुभव होना चाहिए, अधिगम अनुभव। और तीसरे नंबर पे अगर देखें तो या तो मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन प्रक्रिया भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसी को लिखोगे मूल्यांकन उपकरण व व्यवहार परिवर्तन। तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मूल्यांकन प्रक्रिया लिख लो, लास्ट वाला सेम बात ही होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन पद्धति लिख सकते हो। अब सुनना, पिछली बार आपको याद होगा जब एडम्स ने 2 बातें कही कि एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला, 2 ही लोग होते हैं शिक्षा के मूल, वक्ता और सुनने वाला श्रोता। फिर इन्होंने बोला नहीं, विषय वस्तु भी एक चीज़ है, पढ़ेगा और पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, वो सिलेबस इन्होंने बीच में लगाया था ना, कंटेंट, या जो कंटेंट बोल सकते हो, या फिर उसे क्या बोल सकते हो आप, करिकुलम बोल सकते हो, सिलेबस बोल सकते हो, विषय वस्तु बोल सकते हो। वो इन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में शिक्षा में अपने तरफ से घुसेड़ के 3 चीज़ें बना दी। इस बार एक और व्यक्ति आए जिन्होंने इनकी चीज़ों में गलतियां निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो एक्चुअल में चतुर्मुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? चतुर्मुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी किसने बोली? जॉन डीवी ने। चतुर्मुखी बोलने वाले कौन हैं? डॉक्टर पटेल जी को याद रखिएगा। किसको याद रखेंगे? डॉक्टर पटेल को याद रखेंगे। डॉक्टर पटेल ने कहा कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो एक्चुअल में त्रिमुखी प्रक्रिया नहीं है, वह एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है। अब जब चतुर्मुखी प्रक्रिया है तो एक चीज़ कंफर्म होती है कि जॉन डीवी वाली 3 चीज़ें तो सही होंगी। जॉन डीवी वाली 3 चीज़ें तो सही होंगी, यानी पहले नंबर पे जो शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है। फिर जो भैया शैक्षिक उद्देश्य के बाद उनका क्या है? अधिगम अनुभव है, अधिगम अनुभव है। और भैया उनका क्या था? वही शैक्षिक पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन पद्धति या वही प्रक्रिया, उपकरण प्रक्रिया, जो भी लिखना चाहो तीनों में से लिख सकते हो। पहले नंबर पे ये जो जगह छूटी दिख रही है आपको, यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसका भैया इसका भी एक कंटेंट होना चाहिए, यानी विषय वस्तु। तो पिछली बार विषय वस्तु किसने ऐड की थी? जॉन डीवी ने। किसके वाले में? एडम्स के सिलेबस में अपना सिलेबस ऐड किया। इस बार इनके त्रिमुखी प्रक्रिया में अपना चतुर्मुखी प्रक्रिया घुसेड़ने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर पटेल, जिन्होंने विषय वस्तु को ऐड किया इनके बाकी के 3 बातों में। आई होप यहाँ तक की बात से आप लोग पूर्ण तरीके से सहमत होंगे और अपनी सहमति का जो है, हाँ है सहमत, ये बात लिख के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। अगर इसमें अच्छा खासा थोड़ा सा मुझे वो मिलता है तो मोटिवेशन मिलेगा अगला चैप्टर बनाने के लिए। अदरवाइज़ आपको पता है कि फिर वही है, सिंगल साइड मेहनत ही करते रहो। तो रिजल्ट अगर इसमें मिलता है तो फिर मैं पक्का इसके बाद दूसरा चैप्टर और इसी तरीके से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, और सारे चैप्टर जितने भी हैं मैं सारे चैप्टर याद करवा दूँगा लाइव में ही। ठीक है, चलो
अब आपसे अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं क्या दिया गया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है, याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरी में, और रेयर चांस होते हैं कि ये ज़्यादातर लोग गलत करेंगे क्योंकि वैज्ञानिक का नाम ऑलरेडी आपको दे रखा होता है। आपसे पूछा गया है कि मापन व आधुनिक सभ्यता के मध्य संबंध है, किसी वैज्ञानिक के द्वारा इसकी डेफिनेशन बता दो या खुद ही ऐसे बता दो अगर आप लिख पाते हो समझ के। दूसरे नंबर पे है रास ने मापन और आधुनिक सभ्यता के मध्य क्या संबंध बताया। रास वैज्ञानिक आपने पहले भी पढ़ रखा है, रॉस के बारे में तो पढ़ रखा है ना। तो भैया याद रखो कि रॉस ने क्या बताया, जल्दी से बोलो। रॉस ये बोलते हैं कि हमारा संसार है, ये है हमारा संसार। मैं आपको याद करवा दूंगा, अभी देखिएगा। और इस संसार के अंदर ही कुछ हमारे पास ऐसे यंत्र हैं या साधन हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो अगर हम तुमसे ये कहें कि यहाँ पर हमारा कोई मापन का यंत्र रखा है और इसको यहाँ से उठा करके इस पृथ्वी से किसी और ग्रह पर फेंक दिया गया, किसी और ग्रह पर फेंक दिया गया, मतलब पृथ्वी के अंदर कोई भी मापन का साधन या यंत्र अब है ही नहीं, संसार में है ही नहीं, तो फिर ये संसार जो होगा, ये जो संसार होगा, इसकी आधुनिक सभ्यता जो है वो हो जाएगी बालू की दीवार की तरह। इसकी जो आधुनिक सभ्यता है वो बालू की दीवार के समान हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर संसार से सभी मापन के यंत्र लुप्त कर दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं, लुप्त कर दिए जाएं या गायब कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान हो जाएगी। ये डेफिनेशन किसने बोली है, रॉस ने बोली है। आई थिंक तुम्हें याद हो गई होगी कि अगर इस संसार के अंदर से सभी के सभी मापन के यंत्र, जितने भी मापन के यंत्र हैं, याद रखिएगा इसका मतलब है मापन के यंत्र, इसका मतलब है मापन यंत्र या उपकरण। तो अगर सभी मापन यंत्र को संसार से लुप्त कर दिया जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान ढह जाएगी। क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। ढह लिख लोगे ना, ढह जाएगी मतलब गिर जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, बह जाएगी, जो भी लिखो सही अपना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक की, जल्दी से बताओ एक बार, क्या ये बात एकदम कंफर्म है? क्या है, एक बार डेफिनेशन फिर से बोलेंगे कि अगर संसार से मापन के सभी यंत्र लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान ढह जाएगी। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, पर इतना लिखना है जितना हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है, त्रिमुखी प्रक्रिया में जो शिक्षण उद्देश्य शब्द है, शिक्षण उद्देश्य, इसका क्या अर्थ होता है? इस शिक्षण उद्देश्य का मतलब क्या है, आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन बताऊं, आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो। सरल सी डेफिनेशन ये है कि एक समाज है और दूसरी तरफ बालक हैं। तो समाज और बालक के जो हित होते हैं, हित जानते हैं आप, जो उसके हित मतलब होते हैं कि जो उसके पास वो होने चाहिए, मतलब उसे वो मिलना ही चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, हित ही क्योंकि बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हित ही मान लो भी, क्योंकि याद नहीं आ रहा है मुझे। तो जो बालक और समाज के हित हैं, इन हितों के लिए, इन हितों को देखते हुए जो बालक को शिक्षा दी जाती है, और इस शिक्षा के द्वारा टीचर क्या करता है, इसके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है, व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इसी को हम बोलते हैं शैक्षिक उद्देश्य, इसी को हम बोलते हैं शैक्षिक उद्देश्य। डेफिनेशन पूरी कैसे लिखोगे, एक बार पूरी सुन लो। बालक और समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शैक्षिक उद्देश्य कहलाते हैं। समाज और बालक के हितों में जो हम शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हीं को हम शिक्षण उद्देश्य बोलते हैं या कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देखो, समाज एवं बालक के हितों में शिक्षा के द्वारा जो उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, वही शिक्षण उद्देश्य कहलाती है।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 4 चीज़ें मैंने लिखी, उन 4 चीज़ों से 2 लाइन की अच्छी खासी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। आप चाहो तो इसे बढ़ाकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अर्थ वही आना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा, उसको शिक्षा दे करके, और ये किसके लिए है, ये बालक के हित के लिए है, उसके फ्यूचर के लिए है, कि उसका फ्यूचर कैसा हो, ब्राइट हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई तो फिर हम बढ़ जाएंगे भैया अपने जो है नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अधिगम अनुभव क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम अनुभव से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए, अधिगम अनुभव क्या होता है? अधिगम अनुभव आप बोल सकते हैं सिखाने का अनुभव होना, सीखने या सिखाने का अनुभव ना। तो आप भैया एक बात बताओ, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो शिक्षक होता है, जो शिक्षक होता है वो कक्षा में या विद्यालय के जो शिक्षक जो है वो विद्यालय में ऐसे वातावरण को बनाता है, या उसके शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी के अनुकूल वातावरण को तैयार करता है, जिससे जो शिक्षार्थी है उसे सीखने का और ज़्यादा मन करे, या उसे सीखने के प्रति प्रेरित कर सके, या उसमें सीखने के अनुभव को उत्पन्न करे, सीखने के अनुभव को उत्पन्न कर सके। तो यही प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं भैया अधिगम अनुभव। क्या बोलते हैं? अधिगम अनुभव। और इनके द्वारा होता क्या है? तो ये अनुभव अगर देखा जाए तो बालक के, ये अनुभव अगर हम देखें तो ये बालक के ज्ञानात्मक कौमा भावात्मक, वही जो पहले वाले में लिखे थे, ठीक है, कौमा क्रियात्मक, इन सारे पक्ष से संबंधित होते हैं, सारे पक्ष से संबंधित होते हैं। तो आप बोलोगे भैया, अगर कोई पूछता है कि अधिगम अनुभव क्या है, आप बोलोगे जो शिक्षक होते हैं सर, वो क्लास के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे बालक को सीखने में सहायता मिले। मतलब थोड़ा सा नहीं, एक्टिविटी वगैरह आप तो कराते हैं, तो एक्टिविटी से क्या होता है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को एकदम भाई खेल खेल में सिखाता, बोलता है खेल विधि द्वारा सिखाना। तो इससे क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है उसका इंटरेस्ट बढ़ता है सीखने में, कि नहीं ये तो सीखना चाहिए, सिंपल है, और ये तो अलग गेम में ही सीख जाएंगे ये वाली चीज़। तो इस तरीके से वातावरण एक ऐसा तैयार करना जिसमें कि शिक्षार्थी जो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वातावरण ऐसा तैयार करना कि जो शिक्षार्थी है वो सीखने के लिए प्रेरित हो, या उसमें सीखने का अनुभव उत्पन्न हो। और यही प्रयास जो होता है जिसे हम बोलते हैं अधिगम अनुभव, जो शिक्षक उत्पन्न करता है शिक्षार्थी के लिए, और शिक्षक के पास भी एक सिखाने का अनुभव है जिसे हम अधिगम अनुभव बोलेंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। और शिक्षक के अंदर, शिक्षार्थी के अंदर जो सीखने का अनुभव है वो भी एक अधिगम अनुभव ही है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे बालक के अंदर ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक ये तीनों ही पक्ष से संबंधित होता है, और इसके द्वारा बालक का विकास भी जल्दी होता है। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज जितना मैंने लिखा उतना सफिशिएंट है, और आपकी वर्ड टू वर्ड मैं लिख पाता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार परिवर्तन का क्या अभिप्राय है? तो व्यवहार परिवर्तन से आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत देता है वही व्यवहार परिवर्तन है ना। जब बालक के अंदर अधिगम अनुभव उत्पन्न होता है तब वो क्या करता है, अपने आप में चेंजेस लाता है। क्या करता है? चेंजेस लाता है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत ही क्या होता है? आप बोलोगे जो शिक्षण उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत जो होता है, प्राप्ति का संकेत जो होता है, यही एक्चुअल में व्यवहार परिवर्तन है। और इसके लिए बीच की कड़ी कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? अधिगम अनुभव। अब इस बात को अगर मैं आप एक बार पूरा ध्यान से समझाने की आपको कोशिश करूँ, मतलब एक ट्राई करूँगा, हो सकता है आप समझ पाओ, नहीं भी समझ पाते हो तो ट्राई करना, समझ में थोड़ी सी चीज़ें तो आ ही जाएंगी। भैया बड़े ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शैक्षिक उद्देश्य। क्या पढ़ा भैया? शैक्षिक या शिक्षण उद्देश्य।
शिक्षण उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा? शिक्षण उद्देश्य में कोई बालक है या कोई समाज है जिसके हित में टीचर क्या कर रहा है कि उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि उसको शिक्षा की प्राप्ति हो जिससे वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। तो शिक्षण उद्देश्य का अगर तुम बहुत ध्यान से फील करोगे तो इसका टारगेट ही है व्यवहार में परिवर्तन करना। क्या इसका टारगेट था? व्यवहार में परिवर्तन करना। ज्ञानार्जन होगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, व्यवहार परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो व्यवहार में परिवर्तन करना किसका उद्देश्य था? शिक्षण उद्देश्य का। और जब व्यवहार परिवर्तन की डेफिनेशन पूछी तो भैया अगर व्यवहार परिवर्तन में कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपल सा लिखो कि शिक्षण उद्देश्य का संकेत ही अगर हमें मिलने लगे कि उसमें शिक्षण उद्देश्य हो रहा है, समझ जाओ व्यवहार परिवर्तन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे से डेफिनेशन बन गई। एक डेफिनेशन जो बीच की पड़ती है वही तो है भैया अधिगम अनुभव। और ये बताओ अगर कोई शिक्षण दे रहा है, तुम तो चाहते हो किसी का हित, लेकिन अगर वही नहीं पढ़ना चाहता है आप कैसे पढ़ा सकते हो? कोई आपके पास कोई चारा नहीं उसे पढ़ाने का। तो उस समय बीच में जो ये कड़ी होती है जिसको हम बोल रहे हैं शिक्षण अनुभव, इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, अधिगम अनुभव की ज़रूरत पड़ती ही है। क्योंकि आप जब इस बालक के अंदर, कौन सा बालक? जिसका आप हित का सोच रहे थे, ये बालक वही है जिसके हित के लिए आप सोच रहे हैं और यही नहीं पढ़ना चाहता है, तो हमें एक बीच की कड़ी कौन सी चाहिए होती है? एक वातावरण को अनुकूल बनाओ इसके, ताकि इसका मन पढ़ने में लगे। उस कड़ी को हमने नाम दे दिया अधिगम अनुभव। और यही अधिगम अनुभव में जब उसका इंटरेस्ट होने लगेगा तब वो पढ़ाई करेगा, और जब वो पढ़ाई करेगा तो उसका व्यवहार परिवर्तन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो टारगेट रखते हैं ज़्यादा नहीं, तुम्हें शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ। 2000 व्यूज़, ठीक है। छोटा सा टारगेट है, पूरा कर सकते हो। अपने स्कूल के अगर सेशन में ही शेयर करते हो तो इतना आराम से हो जाएगा। भाई क्लास समझ में आती, 2000 व्यूज़ अगर आते हैं इसमें, देन मैं इसके सेकंड और भी आगे कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ एक क्लास को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। एक क्लास सीख लिए, अच्छा है, मजा लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।